हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सीएमए इंटरमीडिएट की मैराथन रिवीजन वीडियो। आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जीएसटी में ना भाई कौन सा ऐसा इवेंट है विच इज द टैक्सेबल इवेंट फॉर जीएसटी, यानी कि अगर वो हो गया तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। दैट इज द सप्लाई। कौन सा होता है? सप्लाई। अब ध्यान रखना, इस पर से एमसीक्यू क्वेश्चन फर्स्ट लाइन मैराथन रिवीजन की और इस पे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए अगर हम उस सप्लाई को जीएसटी में सप्लाई मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की होनी चाहिए। किसकी? गुड्स या सर्विसेज या दोनों। यानी जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था गुड्स जो होती है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को माना जाता है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट, तो फिर उसकी सप्लाई पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। सेकंड आता है सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। नाउ थर्ड बेसिक पैरामीटर आता है दैट सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब एक बात बताइए, क्लास में क्या डिस्कस किया था कि तीनों में से ऐसे कौन से वाला पैरामीटर है जिसकी एक्सेप्शन अलाउड होती है? तो देखो, जी और एस के बिना टी तो हो ही नहीं सकता। इट मींस गुड्स या सर्विसेज के बिना टैक्स इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट पैरामीटर की कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। सेकेंड पैरामीटर दैट इज सप्लाई शुड बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। इसकी हमारे पास 4 एक्सेप्शंस आती हैं और चारों एक्सेप्शंस किसमें लिखी हुई है? याद करो जल्दी से। स्केड्यूल नंबर 1 में। किसमें लिखी हुई है? स्केड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में। फिर आती है हमारे पास थर्ड बेसिक पैरामीटर दैट इज सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एक्सेप्शन है जो कि ये है कि अगर हमने सर्विसेज इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट यानी इंडियन बाउंड्रीज के बाहर से सर्विसेज इंडिया में ली है, प्लस हमने उनके लिए कुछ कंसीडरेशन पे किया था, तो चाहे वो जो सर्विसेज हैं दे आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, उस पर जीएसटी लगेगा। चलिए, तो पहला यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है कि ऐसी एक्टिविटीज जो कि डीम टू बी सप्लाई है इवन विदाउट द कंसिडरेशन दे आर मेंशन इन शेड्यूल नंबर 1। सेकेंड, अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करवा रहे हो फॉर अ कंसिडरेशन, तो चाहे वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो, उस पर जीएसटी लगेगा। अब हमारे पास जीएसटी में कितने तरीके के स्केड्यूल्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरीके के स्केड्यूल्स आते हैं। कौन कौन से था? स्केड्यूल नंबर 1 जिसकी अभी हमने बात करी, दैट इज डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है। फिर आता है स्केड्यूल नंबर 2। स्केड्यूल नंबर 2 में वो हमें बताएगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो इसको गुड्स की सप्लाई मानेंगे या फिर सर्विसेज की सप्लाई मानेंगे। और स्केड्यूल नंबर 3 हमें बताता है वो सप्लाई जो कि ना तो हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे और ना ही सर्विसेज की। इट मींस दैट विल बी कवर्ड अंडर द नेगेटिव लिस्ट। क्लियर? स्टार्ट करें। ग्रेट। चलिए, तो अब यहां पर स्टूडेंट्स बात आती है कि देखो सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा। अब भाई सप्लाई अगर विद कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, यानी तीनों पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे हैं। सेकंड, उसने कहा सर्विसेज इंपोर्ट करवाई हैं, तो चाहे वो कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी हो चाहे ना हो, उसको फिर भी हम सप्लाई मानेंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट्स अब हमारे पास स्केड्यूल पे। तो स्टार्ट करते हैं स्केड्यूल नंबर 1 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, रिवीजन अच्छे से हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। अब स्केड्यूल नंबर 1 में हमारे पास 4 पैराग्राफ्स आते हैं। कितने पैरा आते हैं? 4 पैराग्राफ्स आते हैं जिसमें बताया गया कि भाई देखो, अगर ये वाली पर्टिकुलर आपके पास ट्रांजेक्शन हुई है तो चाहे उस पे जीएसटी कंसिडरेशन हो ना हो, उसको सप्लाई माना जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। कितनी बोले मैंने? कितने पैराग्राफ? 4 पैराग्राफ। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला आता है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। यानी अगर हमने अपनी बिजनेस असेट्स को जो है परमानेंटली हम ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बिजनेस से हम किसी को दे रहे हैं, चाहे हमने कंसिडरेशन लिया या ना लिया, उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी? कि उसका आईटीसी अवेल होना चाहिए। ऐसा क्यों होता था भाई? आईटीसी अवेल कर दिया, गवर्नमेंट से टैक्स का आपने क्रेडिट ले लिया है और गवर्नमेंट को टैक्स पे ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू पे नाउ जीएसटी। ओके, सेकेंड पैरा हमारे पास आता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब मैंने आपको बोला था
कि अगर जो पर्सन है वो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है, यानी जो सप्लाई हो रही है वो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है, तो चाहे उसमें कंसिडरेशन हो ना हो, इट मीन सप्लाई अगर रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में दैट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो चाहे उसमें कंसिडरेशन हो ना हो उसको सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या बताया था मैंने इसी पॉइंट में कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है एक फाइनेंशियल ईयर में और अगर उस गिफ्ट की वैल्यू अप टू 50,000 रुपीज है, ध्यान से सुनना, गिफ्ट की वैल्यू अगर 50,000 तक की है तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, चलिए थर्ड हमारे पास आता है अगर सप्लाई हो रही है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट। अच्छा, अब क्या था, कोई मुझे बताएगा क्या इसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? इनवॉइस किसके नाम पर है? हमने बात करी थी अगर प्रिंसिपल गुड सप्लाई करता है एजेंट को कि भाई आप आगे थर्ड पर्सन को ये सप्लाई कर देना, और अगर उस केस में इस एजेंट ने उस पर्सन को यानी थर्ड पर्सन को अपने नाम का इनवॉइस बनाकर दे दिया है, तो इन दैट केस इसको सप्लाई माना जाएगा बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑल्सो। दैट इज पैरा 3 ऑफ शेड्यूल नंबर 1। याद आ गया? यस, ऐसा ही स्टूडेंट्स हमने बोला था भाई अब अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला तुम मेरे बिहाफ पे गुड्स खरीद लेना, तो यानी थर्ड पर्सन एजेंट को सप्लाई कर रहा है, एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है, ऑल्दो एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई कंसिडरेशन शो नहीं होता, बट अगर एजेंट ने वो जो इनवॉइस है वो अपने नाम पर बनवाया थर्ड पर्सन से, तो उसको भी हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे। ओके, इन डिटेल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था क्लास में, तो सारे लॉजिक्स आपको पता है। सो आई होप जो अब हम रिविजन थोड़ी स्पीडली कर रहे हैं आपको सब कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर बता जरूर दो। चलो, तो उसके बाद आता है पैरा नंबर 4। पैरा नंबर 4 क्या था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है कि अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई है, किससे करवाई है? रिलेटेड पर्सन से करवाई है। यहां पर कंडीशन थी रिलेटेड पर्सन से करवाई है। अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई है, रिलेटेड पर्सन से करवाई है और वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, यानी दो पैरामीटर सेटिस्फाई हो रहे हैं, एडिशनल कंडीशन रिलेटेड पर्सन से करवाई है, तो इन दैट केस चाहे कंसिडरेशन है चाहे नहीं है उसको सप्लाई माना जाएगा। ओके, समझ आ गया? चारों पैरा आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ध्यान रखना इंपोर्टेशन वाला केस सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए एप्लीकेबल होता है, गुड्स के लिए नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाइए, अब बात आती है कि हम ना सप्लाई में और किस किस को इंक्लूड करते हैं, मतलब कि अगर सेल किया तो ही सप्लाई मानेंगे और कुछ भी अगर ट्रांजेक्शन हुई तो भी मानेंगे। क्या क्या था? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। याद आ गया? अच्छा, बार्टर और एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है? बार्टर का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी के बदले नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, लेकिन एक्सचेंज का मतलब होता है नॉन मॉनेटरी प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन। ओके, जैसे होता है ना कि आप दिवाली पे ऑफर आया भाई ओल्ड कार एक्सचेंज करके न्यू कार ले लो। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि ओल्ड कार मान लो अगर 7 लाख रुपए की है, नई गाड़ी 10 लाख रुपए की है, तो आपको 7 लाख रुपए की ओल्ड कार प्लस 3 लाख रुपीज उसको पे करने होते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर सप्लाई फॉर कंसिडरेशन की गई है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, ये सब हमने कवर कर लिया। शेड्यूल 1 हमारा कवर हो चुका है। अब आ जाइए शेड्यूल नंबर 2 पर। अच्छा मैम ये क्या है? तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने उसको कंबाइंड फैक्टर पे लिख दिया है। आपने ध्यान किया होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का केस दो जगह आ रहा है। एक तो कब आ रहा है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की एक्सेप्शन, सेकंड कंसिडरेशन की भी एक्सेप्शन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, अगर तो विद कंसिडरेशन है दैट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो रिलेटेड पर्सन से आना चाहिए, रुपया आया कहीं से आया। लेकिन अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो इन दैट केस वो रिलेटेड पर्सन से ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 को करवाने से पहले एक बात क्लियर करती हूं आपको, और वो बात क्या है? हाँ जी, एक बात और है, अगर आपके फ्रेंड्स को या फिर आप ऐसे किसी भी स्टूडेंट को जानते हो जिसको अपना मेट जो अभी हमारा नया सिलेबस आया स्टूडेंट्स वो स्टार्ट करना है फॉर द जून एग्जामिनेशंस और फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन, न्यू सिलेबस दैट इज सिलेबस 2022, तो उसके जो बैचेस हैं वो भी हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। जल्दी से वो उसको ज्वाइन कर ले, बस 1 या 2 दिन में बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कर ले। ओके, और इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट प्राइसेस चल रहे हैं एज एन इनॉग्रल ऑफर ऑल्सो। चलो लेट्स स्टार्ट इट। अब शेड्यूल 2 करवाने से पहले आप एक बात माइंड में रखोगे, और वो क्या बात होगी? वो बात ये है स्टूडेंट्स कि जब भी आप शेड्यूल 2 के बारे में करोगे आपको पता होना चाहिए कि भाई पूरा शेड्यूल 2
चलो पूरा नहीं तो 90% स्केड्यूल टू सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, और वो क्या है, अगर तो किसी भी जगह सप्लाई में ऑनरशिप प्लस पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, यानी कि टाइटल भी ट्रांसफर हो गया, गुड्स किसी और के नाम पे भी हो गए, वो जो ट्रांजेक्शन में प्लस साथ में पोजीशन भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है, आपने उसको दे भी दिया यूज करने को, ऑनरशिप भी ट्रांसफर है, सो दैट विल बी अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को फर्नीचर सेल किया, ऑनरशिप भी उसकी और पोजीशन भी उसका। सेकेंड आता है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब आपके रेस्टोरेंट में कोई पर्सन आया, आपने उसको चेयर दी बैठने के लिए, उसके नाम पर चेयर कर दी, वो लेकर चला जाए, नहीं, इट मींस दैट विल बी अ केस ऑफ ओनली द ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। भैया आप इसको यूज कर लो, ऑनरशिप नहीं है। या सेकेंड एग्जाम्पल, आप किसी को रेंट पे कुछ दे रहे हो तो आप उसको पोजीशन दे रहे हो कि आप उसको यूज कर सकते हो, ऑनरशिप नहीं, सो दैट विल बी अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, अगर ये बात आपने ध्यान रख ली दोस्तों, तो आपका आधे से ज्यादा चैप्टर, आधे से ज्यादा स्केड्यूल यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए ट्राई करें कि क्या ये सही है, बिल्कुल देखते हैं। अगर टाइटल है गुड्स में, भाई टाइटल ट्रांसफर हुआ, पोजीशन ट्रांसफर हुआ, सो इन बोथ द केसेस उसने कहा दिट विल बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल जो है वो कह रहा है कि हम आपको फ्यूचर डेट पे दे देंगे, ये क्या केस है, जैसे कि हायर परचेज, आप पेमेंट्स करते रहो, हम आपको लिख कर दे रहे हैं भाई आपको फ्यूचर डेट पे टाइटल दे देंगे, इवन इन दैट केस दैट विल बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, क्योंकि दोनों चीजें ट्रांसफर हैं। फिर आता है राइट और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, भाई लिख कर दे रहा है विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सो दैट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लैंड और बिल्डिंग का केस, लैंड और बिल्डिंग यहाँ कैसे आ गई यार, वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स तो मूवेबल होते हैं। यस, उन्होंने सेल करना नहीं कहा, उन्होंने कहा भाई अगर हम लीज पर, टेनेंसी पर, ईजमेंट, लाइसेंस पर दे रहे हैं तो दैट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ट्रीटमेंट और प्रोसेस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई कपड़ा लेकर गए, आपने टेलर को दिया इसको स्टिच कर दो, तो उसने आपके दिए हुए कपड़े पर कुछ प्रोसेस किया, उसने अपनी सर्विसेज आपको दी, ठीक है, सो दैट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए लिखिए इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझो इसको क्या कह रहा है। वो कह रहा है जब भी बिजनेस असेट ट्रांसफर होगी तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स अराइज होंगे। पहला तो ऐसी गुड्स जो कि बिजनेस असेट थी, ठीक है, आपने अब वो किसी और को दे दी, परमानेंटली ट्रांसफर कर दी, कैसे भी किया, मतलब टाइटल और पोजीशन दोनों ट्रांसफर किए, तो सप्लाई ऑफ गुड्स। नेक्स्ट कह रहे हैं जो गुड्स आपके बिजनेस पर्पस में थी, दैट इज द गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस, अब आपने उसको पर्सनल पर्पस के लिए दे दिया, मतलब फॉर एग्जांपल घर पे गए, लैपटॉप जो है ब्रदर को यूज करना था, यस यू हैव गिवन इट कि ठीक है तुम यूज कर लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो इन दैट पर्टिकुलर केस स्टूडेंट्स, वहां पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हुआ है, सो दैट विल बी अ केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है goods forming part of asset of any business carried on by a person who now ceases to be a taxable person। अब ये याद करो, मैंने कहा था भाई पहले जो टैक्सेबल पर्सन था वो अब नॉन टैक्सेबल बन गया, टैक्सेबल पर्सन बिकम्स अ नॉन टैक्सेबल पर्सन। उस केस में क्या होता था, अगर किसी पर्सन के पास कोई असेट है, ठीक है, वो इसके बिजनेस का पार्ट था, लेकिन वो पहले टैक्सेबल था, अब वो नॉन टैक्सेबल बन गया, चाहे उसने किसी को वो जो सेल नहीं करी असेट उसी के पास है, लेकिन उसकी अपनी पोजीशन में चेंज हो गया टैक्सेबल टू नॉन टैक्सेबल, वो केस होता है डीम्ड सप्लाई का। कैसे कैसे होता है, तो उस केस में स्टूडेंट जब वो टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल बन गया तो हम मानते हैं उसके पास जितनी भी असेट्स थी वो उसने सारी की सारी सप्लाई कर दी, ठीक है, दैट इज सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और उस पर टैक्स लग जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो टैक्सेबल पर्सन था तो उसके वो आईटीसी वगैरह क्लेम कर रहा था, अब नहीं तो उस पर टैक्स लगेगा। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, यस, कौन कौन सी एक्सेप्शन मैंने आपको करवाई थी। द वेरी फर्स्ट एक्सेप्शन विच वी हैव कवर्ड इज कि अगर उसने अपने बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर किया है तो फिर इस पर्टिकुलर पार्ट में स्टूडेंट्स वहां पर उसको टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड क्या थी, अब उसका बिजनेस कोई ऐसा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव चलाने वाला है जो कि टैक्सेबल पर्सन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो ये थी इसकी दो एक्सेप्शंस। फिर आता है आपने अगर किसी को प्रॉपर्टी जो है वो रेंटिंग वगैरह पर दे दी, या फिर आपने उसको कह दिया भाई ठीक है हम आपको इसकी डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन वगैरह कर रहे हो, आईटी सॉफ्टवेयर की, किसी को आप ये कह रहे हो मेरे कहने से तुम काम करोगे तो मैं कंसिडरेशन दूंगा, दैट इज यू आर द सेकंड पर्सन इज प्रोवाइडिंग यू देयर सर्विसेज, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट, इन दैट केस दैट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था
भाई आत्माराम ने जेठालाल को कहा कि तुम गोकुलधाम सोसाइटी में जो है अपने यहाँ पर अचार पापड़ की सर्विसेज, अचार पापड़ सेल नहीं करोगी। अब जो जेठालाल ने उससे 70 लाख रुपए लिए इस बात को मानने के लिए, वो थी जेठालाल ने उसको अपनी सर्विस दी है कि उसकी बात मानी है, नहीं करेगा अब ये काम। ओके चलो, सो ये पार्ट हो जाएगा आपका। ये नेक्स्ट आता है फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज। कंपोजिट सप्लाई क्या होती है स्टूडेंट्स? कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है द सप्लाई विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सप्लाईज, और जो कि सिंगल प्राइस पर इनवॉइस होती है, यही था ना? यस। एंड विच आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो एक साथ ही नेचुरली बंडल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रहती है, यानी नेचुरली हर कोई इसको एक साथ ही सेल कर रहा है, दैट इज कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, अब 2 ऐसी कंपोजिट सप्लाईज हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन आता है बॉस कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज, उसके बारे में शेड्यूल 2 ने बता दिया। पहला आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है भाई चिंतामणि अगर एक वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, बात बताओ, चिंतामणि को रेगुलर क्लासेस में वेलकम करते हो, इसमें मैराथन रिवीजन में नहीं करोगे ना, जल्दी से फिर चिंतामणि के लिए एक वेलकम मैसेज टाइप कर दीजिए। ओके नाउ, अब चिंतामणि ने किसी को अपनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दी है, इसका मतलब होता है कि अब उस कॉन्ट्रैक्टी ने चिंतामणि को कहा मटेरियल भी आपका और लेबर भी आपकी। नाउ इन दिस केस वी हैव अ कंफ्यूजन, भाई मटेरियल और लेबर दोनों हैं, तो शेड्यूल 2 ने कहा इसको आप सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। ओके सेकेंड यहाँ पे बात आती है, अच्छा मैम वैसे सप्लाई ऑफ सर्विस क्यों मान रहे हैं? मैंने बोला था ना भाई देखो उसकी सर्विस अच्छी है तभी उसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, मटेरियल तो हम कह देते यही वाला यूज करना। ओके नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ट्रेड, दैट इज रेस्टोरेंट सर्विस। अब रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना भी मिलता है, सर्विस भी मिलती है, क्या माने? शेड्यूल 2 ने कहा उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना। क्यों? याद कैसे रखोगे? अरे भी खाली खाना मंगवाना होता, गुड्स लेने तो जोमेटो से मंगवा लेते हैं, ठीक है ना? ओके ग्रेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब स्टूडेंट्स इसमें एक बात विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एटसेट्रा। ये क्या पॉइंट था? आपको ध्यान होगा इस पॉइंट को मैंने आपको ना कंप्लीट इन डिटेल लिखवा रखा है, तो जरा आइए एक बार इन डिटेल इसकी डिस्कशन भी कर लेते हैं। अब अगर कोई बिल्डर है, ठीक है, मान लो चिंतामणि है, वो बिल्डिंग बना रहा है, उसने किसी को सेल करी, कंस्ट्रक्शन करके सेल करी। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी भाई देखो कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है ना, सो इट इज अ मैटर ऑफ अ वेरी हाई प्रेस्टीज ना, कि वहां पर जो लोग रहने आएंगे उनके लिए तो बहुत ज्यादा वो हाईली मैटर करेगा। तो इन्होंने कहा, ये रूल होता है कि जब भी कंस्ट्रक्शन की जाती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इश्यू करवाया जाता है, कि वो कहते हैं हाँ भाई ये प्रॉपर्टी कंप्लीट है, आप रह लो, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। तो यहां पर बोला कि अब आपको वो 2 डेट्स कंपेयर करनी है, कौन कौन सी करनी थी? इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, यानी जब प्रॉपर्टी में पहली बार कोई रहने आया। विच एवर इज अर्लियर, जो भी डेट पहले आएगी, क्या बोला था मैंने? अगर तो उस डेट से पहले जो पर्सन है, जो बायर है, उसने कुछ भी अमाउंट पे कर दिया, चाहे तो 10 रुपए 20 रुपए ही पे कर दिए, कुछ भी अमाउंट पे कर दिया, तो हम मानेंगे कि अब जो उसको सेल की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब ये कैसे हुआ यार? इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना, फिर वो तो गुड्स ही नहीं होती। लेकिन उसने क्या किया, हम ये मान रहे हैं, हम गुड्स नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं अगर उसने कुछ भी अमाउंट पहले पे कर दिया था तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर उसके हिसाब से बिल्डिंग बना रहा था, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है। लेकिन अगर इसका रिवर्स होता है, दैट इस डेट से पहले, कौन सी डेट? विच डेट? अर्लियर ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन, उससे पहले कुछ अमाउंट पे नहीं हुआ, कंप्लीट अमाउंट बाद में पे हुआ, so that will be covered under schedule 3, that is a negative list। सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको सप्लाई मानेंगे ही नहीं। ओके ग्रेट। चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है, अगर कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जैसे कि कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो गई, या कोई भी अपने पर्संस को कुछ भी गुड्स सप्लाई कर रही है, उनसे कैश वगैरह ले रही है, तो क्या है? अरे भाई सप्लाई ऑफ गुड्स है, चाहे वो थोड़ा सस्ते में दे, डिस्काउंट में दे, नो प्रॉब्लम। ओके इसी के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे 2 स्केड्यूल्स कवर होते हैं, दैट इज शेड्यूल 3 एज वेल एज शेड्यूल 2 एज वेल एज शेड्यूल 3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो रहा है। तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 यहाँ पर कवर होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मैम क्या इसमें सारी अमेंडमेंट्स भी कवर आएंगी? नहीं स्टूडेंट्स, मैंने मैराथन रिवीजन में अमेंडमेंट कवर नहीं करी जो अभी रिसेंट वाली आई थी। द रीजन बीइंग
आप लोग वरना कंफ्यूज हो जाओगे। उसके लिए अमेंडमेंट लेक्चर सेपरेटली आपको प्रोवाइड होगा, आप उस पर देख सकते हो, ठीक है। अब अमेंडमेंट लेक्चर कब आएगा? सो अमेंडमेंट लेक्चर आएगा ऑन 27th ऑफ दिसंबर। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट इट। स्केड्यूल 3 में क्या क्या कवर होगा? स्केड्यूल 3 का मतलब होता है वो वाली सप्लाई जिसको ना तो गुड्स की सप्लाई मानते हैं और ना ही सर्विसेज की सप्लाई मानते हैं। इसमें बेसिकली ना हमारे पास 8 सर्विसेज कवर होने वाली, 8 ट्रांजेक्शंस कवर होंगी जो कि स्केड्यूल 3 में है। पहली कौन सी थी? अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपनी सर्विस दी है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बाहर कुछ दिया है वो नहीं, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर जीएसटी। कैसे? दैट इज अ नेगेटिव लिस्ट। सेकेंड, मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट? कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने अगर अपनी सर्विस दी है, अब मैंने कोर्ट बोला है, लॉयर्स नहीं, ठीक है। कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने अगर अपनी सर्विस दी है सो दैट शैल बी अ नेगेटिव लिस्ट। फिर हमने बात करी थी भाई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए ने, मेंबर ऑफ पंचायत ने, म्यूनिसिपैलिटी मेंबर ने, मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट वाले मेंबर्स ने, या फिर वो पर्सन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में एक अपनी पोस्ट होल्ड करते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, उन सब के लिए उन्होंने जो अपनी सर्विसेज दी हैं दैट विल बी कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। फिर क्या बात करी थी हमने? जो भी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है चेयरपर्सन या मेंबर या डायरेक्टर, कहां पर? ऐसी कोई भी बॉडी जिसको कि एस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने, तो वहां पर भी स्टूडेंट उनकी दी हुई ड्यूटीज को हम नेगेटिव लिस्ट में कवर करेंगे। हाँ, उनको एम्प्लॉय मान रहे हैं नहीं ना, अगर एम्प्लॉय मान रहे हैं तो फिर वो स्केड्यूल 3 में तो आएगी, लेकिन फर्स्ट वाले पॉइंट पे इसमें नहीं, ठीक है। फिर आता है फ्यूनरल, ब्यूरल, क्रेमेटोरियम, मॉर्चरी, तो उन सबकी जो सर्विसेज है दैट इज नॉट सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, मैंने आपको बोला गुड्स जो होती है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो भाई अगर लैंड तो इमूवेबल है, या फिर अगर ये वाली लैंड पसंद नहीं आई उठा के कहीं और रख सकते हो, नहीं ना। सो लैंड की सेल को भी स्टूडेंट्स जीएसटी नहीं लगता क्योंकि वो भी नेगेटिव लिस्ट में आती है। फिर आता है बिल्डिंग के केस पे क्या होगा? बिल्डिंग के केस पे वही जो अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर जो है सर्टिफिकेट वगैरह चेक करेंगे स्केड्यूल 2 है या स्केड्यूल 3 है, अगर बाद में पूरा कंसिडरेशन है तो स्केड्यूल 3 है। दैट्स व्हाई द राइटर सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ स्केड्यूल 2 कि भाई अगर स्केड्यूल 2 है तो ठीक है, अदरवाइज स्केड्यूल 3 है। नेक्स्ट आता है एक्शनेबल क्लेम। अब लेकिन कौन से 3 एक्शनेबल क्लेम थे जो कि नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं होते, जिस पर कि टैक्स लगता है? इनफैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में उन पे टैक्स कैसे लगता है वो भी बताया था, दैट इज लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। इसके अलावा जितने एक्शनेबल क्लेम्स है दे आर कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। फिर 2 पॉइंट्स आते हैं, ये थे जीएसटी तक के, 2 है हमारे कस्टम के। क्या क्या पॉइंट्स थे जरा रिवाइज कर लें। यस, हमने बोला था स्टूडेंट अगर किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स जा रहे हैं, वो क्या रहा है? देखो सपोज मान लो यूएस से यूके में गुड्स जा रहे हैं, लेकिन वो गुड्स इस तरीके से जा रहे हैं कि भाई बीच में इंडिया में से होकर जा रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि हमने कुछ सर्विसेज दी हैं या ली है? नहीं, दैट विल बी कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट। हमारी तरफ से कोई सप्लाई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। फिर हमने बात करी थी स्टूडेंट 2 तरीके की होम कंजम्पशन की। क्या क्या बातें थी भाई? देखो अगर वेयरहाउस गुड्स को होम कंजम्पशन से पहले किसी को सप्लाई कर दिया तो फिर उसको भी हम यहाँ पर नेगेटिव लिस्ट में कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी स्टूडेंट्स कि क्या हुआ है, कंसाइनी ने या किसी भी पर्सन ने उसके डॉक्यूमेंट्स को किसी और को ट्रांसफर कर दिया, दैट इज एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट कर दिया। लेकिन ये कब होना चाहिए? जब वो गुड्स डिस्पैच हो गए थे लेकिन इंडिया में अभी होम कंजम्पशन के लिए क्लियरेंस नहीं हुए थे। इंडिया में अगर होम कंजम्पशन क्लियरेंस हो जाती तो सप्लाई मानते, आईजीएसटी लगता, अदरवाइज नहीं लगेगा। चलिए उसके बाद स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको जो भी स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, स्केड्यूल 1 करवाया, मैंने ये चार्ट बना दिया, एक बार देख लेना, वही सब इसमें समराइज भी कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। क्या था ये? सेक्शन नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। कंपोजिट सप्लाई किसको कहते हैं? ऐसी सप्लाई जो कि कंपोजिट का मतलब होता है 2 और मोर सप्लाईज विच आर नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे पता है मोबाइल के साथ चार्जर आएगा ही आएगा, ठीक है, सो दैट इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वो रहती है कंपोजिट सप्लाई। इसमें क्या होता है, एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है और बाकी होती है एंसिलरी सप्लाई। टैक्स रेट किसका लगता है? प्रिंसिपल सप्लाई वाली का, ठीक है। सो इन दैट केस मोबाइल का टैक्स रेट पूरी सप्लाई पे लगेगा। इसके वाइस वर्सा मिक्स सप्लाई होती है जो कि नेचुरली बंडल्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो रेफ्रिजरेटर के साथ रेफ्रिजरेटर की बॉटल्स फ्री, सो दैट इज अ मिक्स सप्लाई, ठीक है। अब
क्योंकि इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं तो इसमें ये सारी की सारी ही मेन सप्लाईज होती है, कोई प्रिंसिपल या एंसिलरी नहीं है। टैक्स रेट किसका लगता है? वो टैक्स रेट जो कि इन पूरी सप्लाईज में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रहता है। ठीक है, सो आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा अच्छे से, पक्का। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं कि अब आईसी, जीएसटी, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी, आईजीएसटी कहाँ लगता है, कैसे लगता है, आइए चलिए बात करते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ना 3 तरीके के टैक्सेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सप्लाईज कितने तरीके की होती हैं? 2 सप्लाईज हैं, ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो। पहली रहती है इंटरस्टेट सप्लाई और सेकंड रहती है इंट्रास्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई का मतलब होता है वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, उस पे क्या लगता है? आईजीएसटी। और इंट्रा के केस में कौन से 2 टैक्सेस लगते हैं? इट मीन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और इन सेम यूनियन टेरिटरी, तो लगता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइजेस कि यार एसजीएसटी कब लगेगा और यूटीजीएसटी कब लगेगा? सॉरी, ध्यान करो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था कि हमारे पास यूनियन टेरिटरी 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है यूनियन टेरिटरी हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर, यानी जिनके पास अपनी विधानसभा है, हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर। अब जिनके पास अपनी विधानसभा है उसके केस में एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में से क्या लगता था? उसको हम स्टेट का दर्जा देते हैं और उस पर लगता है एसजीएसटी। बट यूनियन टेरिटरीज विच आर नॉट हैविंग देयर ओन लेजिस्लेचर, उन पर लगता है यूटीजीएसटी। सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि कब क्या लगता है। यस, चलिए ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स बात आती है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी और आईजीएसटी। अब ये क्या है? ये वही हमें बता रहा है अभी जो मैंने आपको बोला कि भाई सीजीएसटी कब लगना है और आईजीएसटी कब लगना है। इंट्रा के केस में सीजीएसटी, इंट्रा के केस में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी एज द केस में भी, और इंटर के केस में आईजीएसटी। ठीक है, अच्छा कौन कलेक्ट या पे करता है जीएसटी को? हमेशा टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो कि रजिस्टर्ड है या फिर जो कि लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। ओके, ऐसी कौन सी एक सप्लाई है जिसको जीएसटी से कंप्लीटली बाहर रखा हुआ है? मतलब बाद में लगेगी नहीं, लगेगा ही नहीं। एल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पर लगेगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमें जब वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई चैप्टर में कौन सा सेक्शन नंबर आता है, कौन बताता है वैल्यूएशन कैसे करनी है? दैट इज सेक्शन नंबर 15। ओके, नाउ रेट्स, ध्यान रखना स्टूडेंट, दे कैन आस्क यू इन द एमसीक्यू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि रेट्स एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, अभी तक का आज तक का जो मैक्सिमम रेट है सीजीएसटी का दैट इज 20%। अब सीजीएसटी 20 है, यानी आईजीएसटी कितना होता है? 20 + 20 40। ओके, अब बात आती है कि ऐसी कौन सी सप्लाईज है जिस पर जीएसटी लगेगा लेकिन थोड़ी लेटर ऑन डेट से। कब? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी। कौन सी थी? मैंने कहा था इसके रिगार्डिंग बड़ी सारी डिस्कशन मीटिंग्स चल रही है जीएसटी काउंसिल की। क्या था? पेट्रोल वाला केस, दैट इज पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, नेचुरल गैस या फिर एटीएफ। एटीएफ क्या होता है? जो कि फ्लाइट्स में फ्यूल वगैरह डलता है। अब हाई स्पीड डीजल पर आज भी जीएसटी नहीं लगता, तो क्या लाइट स्पीड पे भी नहीं लगता? लाइट स्पीड पे लगता है। ठीक है, जो मशीनिंग वगैरह की क्लीनिंग में यूज होता है। फिर आता है टैक्स रिवर्स चार्ज पे हो रहा है। ऐसी कौन सी 2 कैटेगरी थी जहां पर टैक्सेस पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज स्कीम? तो 2 कैटेगरीज थी स्टूडेंट्स हमारे पास, जब गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाई, ऐसी सप्लाई जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी। सेकेंड, जहां पर स्टूडेंट जब सप्लाई है वो कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर कर रहा है स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस को। आपको ध्यान होगा आरसीएम पे हमने एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन की थी। ठीक है, अगर आपको आरसीएम के टॉपिक में कोई भी डाउट है सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि उसकी मैं यहाँ पर रिवीजन अलग से नहीं करवा रही। आई होप सबको क्लियर होगा। फिर भी डाउट है तो मुझे बता दो, मैं पूरे आरसीएम के टॉपिक की रिवीजन अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलो ग्रेट। नेक्स्ट आता है टैक्स पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये क्या कहा उन्होंने? कहा द गवर्नमेंट मे नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज जिस पर की जो सप्लाई पे टैक्स है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर करेगा। मतलब ये कौन से वाला केस है? अरे सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला। क्या बोला था मैंने आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में कि 3 सर्विसेज ऐसी हैं जिसको कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई पहले ही कर दिया है। कौन कौन कैसी सर्विस हैं कि उनके केस में वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हैं कि सर्विस प्रोवाइडर उनके थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो इस केस में अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को देखूं तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रेसिपिएंट है, सर्विस प्रोवाइडर इसको सर्विस दे रहा है। हाँ मैम, तो इन दिस केस दे सेड कि यहाँ पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 लगेगा, यानी इस पे भी रिवर्स चार्ज लगेगा, रेसिपिएंट ही टैक्स पे करता है। अब ऐसी कौन सी 3 सर्विसेज थी जिनको स्पेसिफाइड किया हुआ है, ध्यान से बताइए जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं जैसे कि ओला उबर हो गई। सेकंड स्टूडेंट्स हमने बात करी थी जो अकोमोडेशन फैसिलिटी देते हैं जैसे कि ओयो हो गए। थर्ड हमने बात करी थी जो कि हाउसकीपिंग सर्विसेज दे रहे हैं जैसे कि अर्बन क्लैब। ओके चलिए ग्रेट, जहां जो डाउट आएगा डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आने के हाईएस्ट चांसेस रहते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 10 ऑफ CGST एक्ट 2017 कंपोजिशन लेवी। चलिए अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा से कंपोजिशन लेवी वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके अब जल्दी से स्टूडेंट्स इस 1 मिनट में अगर आपको कोई भी डाउट्स बना है तो आप डाउट्स अपने डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो, जल्दी से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। मैम 1 मिनट हुआ नहीं, आप क्लास पोस्ट करके फिर से देख लेना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन लेवी सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017। पहले तो ध्यान रखना ये सारे सेक्शन CGST एक्ट के हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शन IGST के हैं, ठीक है। कंपोजिशन लेवी क्या होता है, एक ऐसा ऑप्शनल स्कीम है, ऑप्शनल है मैंडेटरी नहीं, जो कि स्टूडेंट्स ये कहता है कि जो भी स्मॉल टैक्स पेयर्स है, स्मॉल टैक्स पेयर्स यानी कि वो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट से, एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, तो उनके केस में वो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा सकते हैं। उनको क्या क्या एडवांटेज है, एक तो टैक्स रेट बहुत कम है, 1 या 2% जैसे कुछ है। फिर उनके लिए हैसल फ्री सिंपल प्रोसीजर है क्योंकि उनको कोई ITC क्लेम नहीं करना, उनको कोई GST चार्ज नहीं करना। उसके बाद उनको अपनी जो रिटर्न्स हैं वो भी साल में सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, उनको जो अपनी रिटर्न होती है वो भी साल में सिर्फ 1 बार फाइल करनी होती है और टैक्स कैसे पे करना होता है 3 महीने में 1 बार, तो बड़े सारे उनको एडवांटेजेस हैं। अच्छा, उनकी जो हमने कैलकुलेशन करनी होती है दैट इज ऑन सिंपल टर्नओवर के बेसिस पर, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कंपोजिशन जो स्कीम है वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे तो हर कोई उसको लेना चाहेगा नहीं, तो स्टूडेंट्स कंपोजिशन स्कीम जो है सिर्फ उन पर्संस के लिए एप्लीकेबल रहती है जिनकी जो टर्नओवर है वो एक स्पेसिफाइड लिमिट तक है। अब वो स्पेसिफाइड लिमिट कौन सी है, तो याद करो। अब हमारे पास स्टूडेंट जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, कौन कौन सी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, USA M3NT वाली, उनके केस में स्टूडेंट्स क्या थी हमारे पास टर्नओवर लिमिट अप टू 75 लाख, लेकिन उनको छोड़कर बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लिए लिमिट रहती है 1.5 CR। यानी कि अगर गुड्स के केस में उनकी जो टर्नओवर है वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की 1.5 करोड़ तक है, 1.5 CR तक है, तब तो वो कंपोजिशन में आ पाएंगे, अदरवाइज वो कंपोजिशन में नहीं आ पाएंगे। अच्छा, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी थी जरा बताएंगे, बताओ जल्दी से। यस, दो 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट दैट इज USA M3NT। कौन कौन सी थी, आई होप सबको याद आ गई होगी। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, USA M, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर हमने बात की थी नागालैंड, त्रिपुरा की। सारी स्टेट्स याद आ गई स्टूडेंट्स। अच्छा मैम M3 था, ओके, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ओके चलो ग्रेट। फिर बात आती है सर्विसेज के केस में क्या रहेगा। सर्विसेज के केस में जो लिमिट रहती है दैट इज 50 लाख रुपीज। अब एक बात ध्यान रखना जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है और वो ये है कि मैम रेस्टोरेंट सर्विस कहाँ कवर होता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था स्टूडेंट, जब कंपोजिशन स्कीम आई थी उस केस में सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए ये स्कीम आई थी, किसी सर्विस के लिए नहीं आई थी। लेकिन गुड्स के साथ साथ सिर्फ एक रेस्टोरेंट सर्विस इसमें ऑलरेडी कवर हो गया था, बाकी सबके लिए नोटिफिकेशन आ गई थी, ठीक है। तो रेस्टोरेंट सर्विस के लिए जो टर्नओवर लिमिट है दैट इज दिस 1.5 CR एंड 75 लाख। बाकी सब सर्विसेज के लिए 50 लाख की लिमिट है। ओके चलो, नाउ रेट्स ऑफ टैक्सेस, किस पर कितना रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स प्लस रेस्टोरेंट सर्विस दोनों पर। मैन्युफैक्चरर के केस में तो रेट लगता है 1%, यानी ½ CGST, ½ SGST या UTGST ऑफ टर्नओवर। मैम IGST यानी 1%, कैसी बातें कर रहे हो स्टूडेंट। CGST SGST लगेगा ना, कंपोजिशन स्कीम वालों को इंटर स्टेट सप्लाई करनी इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट आता है रेस्टोरेंट सर्विस, उसके केस में रेट लगता है 2.5% CGST एंड 2.5% SGST और UTGST।
बाकी सबके केस में यानी अगर कोई और ट्रेडर है तो 0.5% CGST 0.5% SGST, यानी अगर मैं इसको समराइज करूं तो बाकी दोनों के केस में इफेक्टिव रेट 1% आ रहा है, आधा %, और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में इफेक्टिव रेट इज 5%, दैट इज 2.5. नेक्स्ट सर्विसेज के केस में कितना लगता है 3% प्लस 3%. ओके, अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस है जो कि कंपोजिशन स्कीम वालों को ध्यान रखनी पड़ती है. पहले तो वो पर्सन CTP और NRTP नहीं हो सकते, यानी कि कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन लेवी में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता. सेकंड स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा अगर ये चाहे तो दे कैन पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4), मतलब वो RCM के बेसिस पर अगर उन्होंने कुछ परचेज करी है तो यस दे कैन पे टैक्स एज दिस, वो कोई कंडीशन नहीं है उनके लिए. बट अगर 9(5) है यानी कि ये ओला, उबर, ओयो एंड अर्बन क्लास वाले, नहीं, दे कांट टेक रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपोजिशन स्कीम. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, वो इन पर्टिकुलर गुड्स के मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते. कौन कौन सी गुड्स हैं? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको एंड डेरिवेटेड वाटर्स. इसके साथ में बता दूं यहाँ पर एक अमेंडमेंट भी है जो कि हम अमेंडमेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फिर उन पर्सन को कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज लिखना पड़ता है, और उनको क्या इश्यू करना पड़ता है? इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई? बिल ऑफ सप्लाई. ओके, द रीजन बीइंग क्योंकि वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकते. उनको अपने हर प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ बिजनेस पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपने बोर्ड पर लिखना होगा. इसी के साथ स्टूडेंट्स अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं कंपोजिशन स्कीम के लिए. उसके बाद कंपोजिशन स्कीम के बाद मैं ये वाला लेक्चर ओवर करूंगी. हमारा पार्ट 2 आएगा जो रिवीजन स्कीम का है, उसमें हम बाकी पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे. ओके, और क्या है, उनको टैक्स इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है. वो अपने रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना. अब टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, उनको अपनी टर्नओवर के बेसिस पे डायरेक्ट % का जो है टैक्स देना है, तो वो ITC भी अवेल नहीं कर सकते. यार करेंगे भी क्यों, इतना कम तो टैक्स रेट दे रखा है उनको. क्या होता है ये 8% एंड 2.5% तो बहुत कम रेट है. 0.5%, 2.5 इज वेरी लेस. ओके, नेक्स्ट आता है, अगर वो अपनी कहीं से भी अपने सेम पैन पे जहां जहां उसने GST रजिस्ट्रेशन लिए हैं कहीं से भी अगर उसने कंपोजिशन स्कीम अवेल कर ली तो या तो वो पूरे में कंपोजिशन में आएगा या फिर पूरे में वो नॉर्मल स्कीम पर आएगा. ऐसा नहीं है जो मर्जी है जहां से कर रहा है, नहीं. अब पेनल्टी शेल भी अपील, अगर उसने इरेगुलर अवेलमेंट करी कंपोजिशन स्कीम की तो उसको पेनल्टी लगेगी, यानी अगर वो कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं था बट स्टिल ले रहा है तो पेनल्टी लगेगी. उसके बाद बात आती है कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनको कंपोजिशन स्कीम में आना अलाउड नहीं है. एक तो स्टूडेंट वो सप्लायर्स जो कि कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं जो कि टैक्स लेविएबल नहीं है. अब चाहे वो गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज, दोनों केसेस में ये कवर होगा. विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, ध्यान रखना. सेकेंड होता है आप उसमें इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, गुड्स की भी और सर्विसेज की भी. मैम इंटरस्टेट इनवर्ड कर सकते हैं, परचेज कर लो, नो प्रॉब्लम, बट इंटरस्टेट आउटवर्ड नहीं कर सकते. उसके बाद बात आती है स्टूडेंट ऐसे पर्सन जो कि गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको कि TCS कलेक्ट करना है. अब ये क्या है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए स्टूडेंट, इनको ये बोला गया है कि आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो जिस पर सॉरी बड़े सारे रजिस्टर्स ने अपने आप को सेलर्स ने रजिस्टर कर रखा है, तो आपके थ्रू जब भी वो कोई सप्लाई करेंगे आप उस सप्लाई के पार्ट का TCS करोगे, यानी उनका कुछ पेमेंट करते टाइम टैक्स कलेक्ट कर लोगे. यानी अब उनको क्या करना पड़ेगा, अगर अब मैं सिंपल सी बात बोलूं तो उनके पास जितने भी सेलर्स हैं वो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं हो सकते. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको अपना TCS वाला भी लेना. और एक बात बताऊं, इसके पीछे में फंडा क्या था, पेपर में नहीं लिखना बट समझो, हमें पता था भाई जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पर आ रहा है वो इंटरस्टेट सप्लाई तो करेगा ही करेगा. ठीक है, इसके बाद बात आती है जो भी आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर मतलब उस पानी को खोलते ही फर्स की आवाज आती है, सोडा वाटर. ठीक है, जिसमें सिर्फ सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, उन सबके मैन्युफैक्चरर्स को बोला कि भाई आप भी इसमें नहीं कवर होंगे. इसमें अमेंडमेंट है, एज आई टोल्ड यू, उसके बारे में अमेंडमेंट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फिर आते हैं वो सप्लायर्स जो कि CTP या NRTP है, दे आर नॉट अलाउड. फिर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बोला गया सप्लायर ऑफ सर्विसेज सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 सबसेक्शन 1. ये क्या है, देखो याद करो, इसका नाम मैंने दिया था मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज में स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप गुड्स के साथ सर्विस देना चाहते हो, ये गुड्स के साथ सर्विसेज बट अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, क्योंकि गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस को एक क्राइटेरिया में माना गया है. ठीक है,
तो आप गुड्स के साथ कितने की सर्विस मैक्सिमम दे सकते हो, या तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10% ऑफ टर्नओवर, या फिर स्टूडेंट 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। ठीक है, तो उसने यही बोला भाई इससे ऊपर की अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ पाएगा। किसके साथ? गुड्स के साथ या रेस्टोरेंट सर्विस के साथ। चलो, सो आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि कम से कम टाइम में हम ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है अच्छे से रिवाइज कर सके। स्टिल अगर किसी को भी डाउट्स है तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप से जाकर एक बार इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, एंड यस स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट जो आपके पास रिवीजन टॉपिक है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।